नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं अनुराग शाह। क्या आपको पता है कि एक ही परिवार के लोग मिलकर एक अलग टैक्स पहचान बना सकते हैं जिसे कहते हैं HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन कौन बन सकता है HUF का को पार्टनर और मेंबर? क्या फर्क है को पार्टनर और मेंबर में, ये हम आपको बताएंगे। क्या जो बेटी है वो बन सकती है HUF की कर्ता, और क्या HUF को गिफ्ट लेने और देने की भी छूट है? तो आज के टैक्स मंत्रा में हमारे साथ है जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन, जो आसान शब्दों में बताएंगे कि HUF से कैसे मिलते हैं टैक्स के फायदे, कौन कौन हो सकता है इसका हिस्सा और कब कैसे होता है इसका बंटवारा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का स्पेशल शो टैक्स मंत्रा का HUF से जुड़ा हुआ। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है बलवंत जी। बलवंत जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा मैं कि HUF होता क्या है? देखिए, ऐसा अनुराग जी कि HUF है वो इनकम टैक्स एक्ट का पेक्यूलर कॉन्सेप्ट है। जैसे HUF का आपने एलाबोरेशन करके बताया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जो इससे ही क्लियर हो जाता है कि कोई भी हिंदू है वो HUF रख सकता है और इनकम टैक्स पर्पज के लिए वो एक अलग एंटिटी माना जाता है। और ये HUF की जो डेफिनेशन है उसमें जैन, बुद्ध और सिख शामिल है, परंतु जो नॉन हिंदू है, जैसे मैंने बताया, जो एक्सटेंडेड डेफिनेशन में कवर नहीं होते, जैसे मुस्लिम है, पारसी है, ज्यूज है, वो बाकी लोग HUF नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो HUF का कैसे अकाउंट बनता है? आप कैसे, क्या HUF का एक डेडिकेटेड पैन नंबर दिया जाता है और उसको कैसे लिया जा सकता है, और किन परिस्थितियों में क्या हर किसी को HUF के लिए एलिजिबल है, उन्हें HUF अकाउंट बनाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि HUF जैसे जो हिंदू लॉ के हिसाब से तो आपकी फैमिली है वो शादी होते ही हो जाती है, परंतु जो इनकम टैक्स एक्ट में जो HUF का कॉन्सेप्ट है वो को पार्सनरी पे डिपेंडेंट है। और को पार्सनरी होने के लिए कम से कम फैमिली में 2 को पार्सनर होना जरूरी है। तो शादी के बाद में तुरंत HUF आपकी एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, परंतु जैसे ही आपकी फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है तभी वो आपकी HUF एग्जिस्टेंस में आती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप ये एक्ट ऑफ पार्टीज की वजह से HUF एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। जैसे आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, LLP बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, वैसे LLP ये HUF आप बना नहीं सकते, वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आती है आप फैमिली में पहला बच्चा पैदा होने पर। बिल्कुल, यानी पति पत्नी है और जब बच्चे का जन्म होगा उसके बाद ही HUF का अकाउंट बनाया जा सकता है। बराबर है। मिनिमम 3 लोग होने जरूरी है HUF के लिए। हाँ, बट 3 लोग जरूरी नहीं है, 2 को पार्टनर होना जरूरी है। जैसे फादर है और वाइफ की डेथ हो गई और बच्चा है, तो 2 फादर और बच्चा है वो भी HUF कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने जो टर्म बताई है को पार्टनर, ये हमारे दर्शकों को बताइए कि को पार्टनर और मेंबर क्या होता है, क्या इसके अंदर अंतर है, कौन को पार्टनर होता है? जो व्यक्ति फैमिली में जन्म लेता है या एडॉप्शन के जरिए आता है वो को पार्टनर होता है। वो पहले सिर्फ मेल ही को पार्टनर होते थे, परंतु 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट को चेंज कर दिया। उससे अभी जो बेटी है वो भी बराबर की हिस्सेदार है और वो भी को पार्टनर है। इसके अलावा जो लोग शादी के जरिए घर में आते हैं, जैसे आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, वो मेंबर है, वो को पार्टनर नहीं है। तो जो को पार्टनर है वो मेंबर है भी है और को पार्टनर भी है, पर जो मेंबर है वो सिर्फ मेंबर ही है। बिल्कुल, मतलब को पार्टनर है वो मेंबर भी है, लेकिन मेंबर सिर्फ मेंबर, यानी जो ब्लड लाइन में अगर बाहर से आया है परिवार में वो मेंबर है, और जो एक ही ब्लड लाइन है वो को पार्टनर है। क्या ये इंटरप्रिटेशन सही है? एकदम सही है, एकदम सही है। मतलब और इसमें ऐसा है कि HUF में एक ही समय पे एक कॉमन मेल एंसेस्टर है, उसकी 4 पीढ़ी है वो HUF को कॉन्स्टिट्यूट करती है। जैसे आप है तो आप HUF के मेंबर है, आपकी फादर की HUF के मेंबर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर। इस तरह से जो 4 पीढ़ियां हैं, 4 पीढ़ियों की जो HUF
के वो एचयूएफ कॉन्स्टिट्यूट करती है। ओके, तो 4 पीढ़ी के बाद क्या एचयूएफ का महत्व कम हो जाता है या 4 पीढ़ी तक ही एचयूएफ वैलिड रहता है? नहीं, फिर वो अगली पीढ़ी है वो पार्ट बन जाती है एचयूएफ के। मतलब 4 पीढ़ी का चलता है, 5वीं पीढ़ी आएगी तो सबसे पहली पीढ़ी वो एचयूएफ से बाहर हो जाएगी। बराबर है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या एचयूएफ से जुड़े हुए क्या क्या फायदे हैं जो एचयूएफ होल्डर हैं वो ले सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि एचयूएफ इनकम टैक्स पर्पज के लिए एक अलग ही एंटिटी है। तो जैसे आपको इनकम टैक्स की इंडिविजुअल की फाइल होती है, वैसे एचयूएफ की इंडिविजुअल की फाइल हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करते हैं तो एटीसी का 80D का डिडक्शन ले सकते हैं। एचयूएफ प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, तो जो सेक्शन 54 का 54 ऐप का जो और 54 EC का कैपिटल गेन का एग्जम्पशन ले सकती है। एचयूएफ प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। एचयूएफ मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी इंडिविजुअल के जैसे 2 जो खुद की प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड भी बता सकती है। क्या होता है कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा ओन प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपके मेंबर रहते हैं, तो आप रहते हैं, तो वो 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी पे आपको जो उसको माना जाता है कि जैसे किराए पे दी गई है, तो उस पे आपको रेंट नहीं आया है तो भी रेंट मार्केट रेट से रेंट टैक्स के लिए ऑफर करना पड़ता है। परंतु अगर आपके पास एचयूएफ भी एज ए टैक्स एंटिटी है तो कुछ प्रॉपर्टी आपकी एचयूएफ 2 प्रॉपर्टी मैक्सिमम एचयूएफ में भी सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं जो एचयूएफ के जरिए लिए जा सकते हैं। एचयूएफ अपने नाम से बिजनेस कर सकती है। एचयूएफ अपने जो मेंबर्स है करता है उनको सैलरी दे सकती है एचयूएफ में जो बिजनेस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बिल्कुल। अभी आपने कर्ता की बात बताई, तो कर्ता कौन बन सकता है? क्या इजीएस्ट डेफिनेशन है कर्ता की एचयूएफ में? देखिए, ऐसा है, कर्ता वो है जो सब जो एचयूएफ है उसको मैनेज करता है। तो जो हिंदू लॉ है उसके हिसाब से सिर्फ को पार्टनर है वो ही कर्ता बन सकता है। और जैसे मैंने बताया कि हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हो गया 2005 में, तो बेटी को बेटे के बराबर का राइट हो गया, तो बेटी भी कर्ता बन सकती है। और जो सुजाता शर्मा के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया है कि बेटी है वो भी कर्ता बन सकती है। और मैं अनुराग जी आपको बताऊंगा, इवन आपकी शादीशुदा बेटी है जो अपने ससुराल में रहती है वो भी आपके एचयूएफ की कर्ता बन सकती है। नॉर्मली जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो कर्ता होता है, और अगर वो विलिंग नहीं है तो उसका नेक्स्ट जो को पार्टनर है उसको कर्ता बनाया जा सकता है। ओके, तो क्या जो कर्ता की बात हुई तो 2 जगह पे 2 एचयूएफ अकाउंट में आप कर्ता हो सकते हैं? 2 नहीं, मैंने जैसे बताया कि 4 आप एक ही समय पे 4 एचयूएफ के पार्ट हो सकते हैं। तो आप 4 एचयूएफ के मेंबर हो सकते हैं, को पार्टनर हो सकते हैं, और 4 एचयूएफ के कर्ता भी हो सकते हैं 4 एक ही समय में। एक ही समय में। तो ये जो आपने बताया कि 2005 के बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें बेटियों को भी अधिकार दिए गए हैं, क्या एकदम सब कुछ अधिकार एकदम बराबर के हैं या कुछ जिस तरह से मेंबर को कम अधिकार है एचयूएफ में है उसी तर्ज पे है? देखिए, ऐसा है कि ये 2005 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसको चेंज किया गया है। और उसके जरिए बताया गया है कि जो बेटी है उसका हक और दायित्व बेटे के बराबर है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक डिसीजन दिया है विनीता शर्मा के केस में कि जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंड हुआ उसका इम्पैक्ट क्या होगा बेटियों पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो को पार्टनर बनने की जो प्रक्रिया है वो बेटी के बर्थ से जुड़ी हुई है। तो अगर बेटी का बर्थ कभी भी हुआ हो परंतु उसका जो प्रॉपर्टी में राइट है वो क्रिस्टलाइज होता है जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंड हुआ। तो वो जो को पार्टनर है वो उस अपने बर्थ पे बन गई, पर उसका राइट पहले उसको नहीं था। जो लॉ अमेंड हो गया तो 2005 के बाद में वो जो बेटी है वो बेटों के बराबर की हकदार हो गई है। बिल्कुल।
एक और चीज जो हमारे मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एचयूएफ को गिफ्ट भी मिल सकता है, और गिफ्ट को कैसे अकाउंट में बताया जाता है? देखिए, ऐसा है कि एचयूएफ गिफ्ट ले सकती है, मेंबर से ले सकती है, नॉन मेंबर से भी ले सकती है। जो सेक्शन 56 है उसकी डेफिनेशन के हिसाब से एचयूएफ के जो मेंबर है वो रिलेटिव माने जाते हैं। और जो जो सेक्शन 56 कहता है कि जो रिलेटिव से, जो स्पेसिफाइड रिलेटिव्स हैं, उससे जो गिफ्ट आती है वो इनकम नहीं मानी जाएगी। मतलब वो जो एचयूएफ के हाथ में है वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होंगी। पर अनुराग जी, इसमें ऐसा है कि एक पेच है, क्योंकि अगर गिफ्ट आती है मेंबर से और उस राशि को निवेश करने से जो भी इनकम होती है वो मेंबर के हाथ में क्लब होगी। मतलब वो इनकम भले ही एचयूएफ को एक्रू होती है, परंतु जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है वो मेंबर के ऊपर होगी। और ये जो क्लबिंग प्रोविजन है वो चलता रहेगा, भले एक एसेट दूसरे एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इवन पार्टीशन हो जाएगा, फुल पार्टीशन हो जाएगा एचयूएफ की एसेट्स का, तो भी जो हिस्सा आपके स्पाउस को अलॉट हुआ है उस हिस्से पे भी क्लबिंग प्रोविजन लागू होगा। तो यह तो हो गया जो मेंबर से, जो एचयूएफ के मेंबर है उससे आप गिफ्ट लेते हैं उसका। अगर आप नॉन मेंबर से गिफ्ट लेते हैं तो सेक्शन 56 कहता है कि आपको अगर पूरे साल में कुल मिला के 50,000 से ज़्यादा की अगर गिफ्ट मिलती है सब सोर्स से मिला के, तो वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो अगर आप नॉन मेंबर्स से गिफ्ट लेते हैं तो वो, और अगर आपको एचयूएफ को पूरे साल में टैक्सेबल गिफ्ट जो है वो अगर 50,000 से ज़्यादा आती है तो वो एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी। तो उसको अपनी एचयूएफ को अपनी इनकम में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में बताना पड़ेगा। परंतु जो क्लबिंग प्रोविजन है वो लागू नहीं होंगे। मैंने जैसे बताया कि एचयूएफ को अगर मेंबर से गिफ्ट मिलती है तो होने वाली इनकम मेंबर के हाथ में टैक्सेबल होगी, परंतु नॉन मेंबर से जो गिफ्ट मिलती है वो उसकी टैक्स लायबिलिटी एचयूएफ के ऊपर ही रहेगी। बिल्कुल, तो मेंबर से गिफ्ट मिला है एचयूएफ को, तो टैक्स की लायबिलिटी जो है वो मेंबर के ऊपर ही आएगी, लेकिन नॉन मेंबर में जो लायबिलिटी है वो एचयूएफ के ऊपर आएगी। और क्या एचयूएफ जैसे गिफ्ट मिल तो सकता है, आपने बताया क्या उसके अंदर प्रोविजन होंगे, लेकिन एचयूएफ गिफ्ट दे भी सकता है, तो देने पे कैसे लायबिलिटी आएगी? देखिए, ऐसा है कि एचयूएफ का लॉ है अनुराग जी, कोडिफाइड नहीं है। तो ओवर द ईयर जो कोर्ट के डिसीजंस है उससे इवॉल्व हुआ है। तो कोर्ट के डिसीजंस के हिसाब से एचयूएफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी गिफ्ट दे सकती है। वो जैसे कोई डिस्ट्रेस में हो या फैमिली मेंबर को मेंटेन करने के लिए आदि पर्पज के लिए गिफ्ट दे सकती है। जहाँ तक इमूवेबल प्रॉपर्टी का सवाल है तो वो लिमिटेड मात्रा में कर्ता गिफ्ट कर सकता है, और वो भी सिर्फ धार्मिक पर्पज के लिए गिफ्ट की जा सकती है। केवल धार्मिक पर्पस के लिए ही इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिर्फ धार्मिक पर्पज के लिए। और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जब पहले तो क्या होता था कि बेटी को पार्टनर नहीं थी, बेटी का हक नहीं था, तो वो बेटी को गिफ्ट देते थे तो वो मानी जाती थी। अब चूंकि बेटी को भी बराबर का हक है तो अभी बेटी को भी गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। परंतु जैसे बताया, कोई मेंबर डिस्ट्रेस में है या किसी को जैसे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए खर्चा वर्चा करना है, तो वो इसके लिए जो करता है वो गिफ्ट दे सकता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का। मूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे सकता है। तो अब सबसे अहम सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं अभी ईटी नाउ स्वदेश पे, तो किन लोगों के लिए, किन कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हें एचयूएफ का अकाउंट बनाना चाहिए और जो इससे जुड़े हुए अलग अलग फायदे हैं वो लेने चाहिए? ऐसा है कि ये तो एचयूएफ एक अलग से टैक्स फाइल बनती है, तो बनाना तो सबको चाहिए, जो भी भले सैलरीड है या बिजनेस वाले। पर बिजनेस वालों के लिए फ़ायदा लेना ज़्यादा इजी है, क्योंकि वो एचयूएफ के नाम से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो एचयूएफ की कैपिटल क्रिएट करना है वो बहुत मुश्किल है, बिना कैपिटल के एचयूएफ में इनकम नहीं आएगी। तो एचयूएफ में जो कैपिटल क्रिएट करने के 2-3 रास्ते हैं। एक तो एचयूएफ है वो गिफ्ट ले ले हुए मेंबर से, नॉन मेंबर से। दूसरा जो है, अगर कोई वसीयत में एचयूएफ को प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है, तो भले वो रिलेटिव है
या नॉन रिलेटिव है वो पूरी तरह से टैक्स एग्जम्प्ट है। और तीसरा जो जरिया है एचयूएफ की कैपिटल बढ़ाने का, वो एचयूएफ का बिजनेस है या एचयूएफ की जो इन्वेस्टमेंट है उससे जो इनकम आती है, और उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए मेंबर्स में तो वो एचयूएफ की कैपिटल बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे जो इनकम है वो भी इनकम पे इनकम बढ़ने से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैपिटल बनाई जाए। अकाउंट अगर बनाया जाता है शुरुआती सालों में तो 2 साल, 5 साल, 10 साल में उसमें आपको कैपिटल जनरेट करनी है। हाँ। और उस कैपिटल से जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिटर्न आएगा, और उस रिटर्न से जो आप टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। तो क्या एचयूएफ के जरिए हम म्यूचुअल फंड की एसआईपी भी शुरू कर सकता है एचयूएफ? हाँ, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हैं, परंतु जैसे मैंने बताया एचयूएफ की कैपिटल क्रिएट करने की बात हो रही थी, और जैसे बताया कि आप एचयूएफ नॉन मेंबर से गिफ्ट ले सकती है और उतनी इनकम में बता सकती है। यह जरिया लेजिटिमेट है, परंतु आप ऐसा कोई भी एरे गैरे नथु खेरे से आप गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। आपको जो गिफ्ट देने वाला है उसकी जो क्रेडेंशियल है और क्रेडिबिलिटी है वो चेक करनी पड़ेगी, मतलब उसकी ताकत है गिफ्ट देने की या नहीं। अगर आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाए कि वो जो गिफ्ट देने वाला है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है गिफ्ट करने की, तो जो गिफ्ट आपने ली है उस पर फ्लैट 60% टैक्स लग जाएगा, और इसके अलावा पेनल्टी और इंटरेस्ट और लग सकता है। तो भले आप नॉन मेंबर से गिफ्ट लेने की सोच रहे हैं जिससे आप क्लबिंग अवॉइड कर सकते हैं, परंतु साथ साथ यह मैं जो बता रहा हूँ वो सावधानी भी जरूर बरतिएगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज आपने बोली कि अगर वसीयत में एचयूएफ को कुछ भी मिलता है तो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है मेंबर या नॉन मेंबर से, तो वसीयत में तो नॉन मेंबर से कुछ मिलेगा तो वो एग्जम्प्ट हो गया। हाँ, तुम वो बताया ना, मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूँ। वसीयत में किसी से भी मिले आपको, या वसीयत से किसी को भी मिले, भले वो आपका रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव है, आपके सेम धर्म मानने वाला है, दूसरा धर्म मानने वाला है, वसीयत के जरिए जो प्रॉपर्टी जो या कोई भी एसेट किसी को भी मिलती है वो उस स्टेज पे टैक्सेबल नहीं होती है अनुराग जी। परंतु जब भी आप वो असेट को बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी लगेगी, और जिस कीमत पे पुराने वाले ओनर ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है वो कॉस्ट और जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड। बिल्कुल। अब एक चीज अपने सब एचयूएफ को मिल रहा है उस पर तो बहुत चर्चा कर ली। गिफ्ट ले सकते हैं मेंबर से, नॉन मेंबर से। मेंबर से गिफ्ट लिया तो ऐड होगा मेंबर की इनकम में, नॉन मेंबर से लिया तो एचयूएफ की इनकम में ऐड होगा। ये मेरा इंटरप्रिटेशन सही है? एकदम बराबर, एकदम। मतलब चलिए मेरी भी लर्निंग हो रही है आपके साथ साथ। अब एचयूएफ का बंटवारा कैसे होता है? क्या कभी फैमिली में डिस्प्यूट हो गया तो वो बंटवारा होगा तो वो किसके हिस्से में कितना जाएगा, बराबर जाएगा? और क्या एचयूएफ का अकाउंट बंद भी किया जा सकता है कि अब स्थिति ऐसी बन गई है कि उसको आगे नहीं लिया जा सकता, तो जैसे हम बैंक अकाउंट क्लोज करते हैं वैसे एचयूएफ अकाउंट क्लोज भी होता है? हाँ, बराबर। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट है वो फुल पार्टीशन को ही रिकॉग्नाइज करता है। मतलब आप चाहें, जैसे आप कह रहे हैं कि डिस्प्यूट हो गया और किसी एक व्यक्ति फैमिली मेंबर को आपने असेट दे दिया तो वो तो पार्शियल पार्टीशन हुआ। पार्शियल पार्टीशन इनकम टैक्स एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो भले ही आपने एक मेंबर को उनका हिस्सा दे दिया है, परंतु पार्शियल पार्टीशन चूंकि रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो जो असेट उस मेंबर को, जाने वाले मेंबर को दी गई है, उस पर जो इनकम होगी वो एचयूएफ की इनकम में ही ऐड होती रहेगी। दूसरा जो पार्टीशन है जो वो फुल पार्टीशन है। फुल पार्टीशन मतलब एचयूएफ की सारी एसेट सारे मेंबर के बीच में बांटी जाए। आपका जो प्रश्न था कि बराबर बांटनी जरूरी है क्या, ये तो सबकी सहमति से जैसा चाहे वैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर सब मेंबर चाहें तो सब सारी की सारी प्रॉपर्टी एक मेंबर को भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। कंसेंट होनी जरूरी है। कंसेंट, सब मेंबर की कंसेंट होनी जरूरी है। अगर पूरा सब असेट डिस्ट्रीब्यूट हो गई सब मेंबर में या कोई कुछ ही मेंबर को बांटा गया तो वो एचयूएफ का फुल पार्टीशन होता है। और फुल पार्टीशन का इनकम टैक्स एक्ट में इम्पैक्ट लाने के लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर को एप्लीकेशन करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ में कि हमारा फुल पार्टीशन हो गया है और इसको रिकॉग्नाइज करो, और इनकम टैक्स ऑफिसर से आपको वो
ऑर्डर लेना पड़ेगा ऑन रिकॉर्ड कि भाई ये एचयूएफ का फुल पार्टीशन हो गया है, और उसके साथ ही आपके एचयूएफ का, जैसे आप बोल रहे बैंक का खाता बंद हो जाता है, वैसे एचयूएफ का इनकम टैक्स में अकाउंट भी बंद हो जाता है। बिल्कुल। तो लोग करवाते हैं? हाँ, करवाते हैं ना, करवाते हैं। क्या वजह होती है? अब जैसे बच्चों के बच्चे हो गए तो बोले जो प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सब अपना अपना काम करें बाद अलग में से। कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं रहे। हाँ, मतलब जैसे भाइयों की, फादर की एचयूएफ है, भाइयों में तो प्रेम है, अब वो जो भाइयों के बेटे हैं उसमें थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होने का चांस है। अब जैसे आप इंडस्ट्रियलिस्ट्स में भी देखते हैं ना कि इंडस्ट्री जो है वो, जो बिजनेस फैमिली है वो डिवीजन करती है, तो वैसे जो एचयूएफ में भी जो है वो उसका फुल पार्टीशन होता है। बिल्कुल। आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे बलवंत जी, इस एचयूएफ से जुड़े हुए पूरे मुद्दे का, क्योंकि एचयूएफ की शुरुआत में हमने कहा था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लेकिन अगर कोई धर्म परिवर्तन कर लेता है तो फिर एचयूएफ का पर क्या असर होता है? अब देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि जो लोग हिंदू धर्म या जैसे जैन सिख बौद्ध धर्म मानते हैं वही एचयूएफ का हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए तो आपका अपना जो हक है एचयूएफ की एसेट्स में वो खो देते हैं, क्योंकि आप उस एचयूएफ के भाग ही नहीं रहते हैं। तो अगर कोई जैसे एचयूएफ अकाउंट में 4 मेंबर है और 4 में जो को पार्टनर है वो अगर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो को पार्टनर ऑटोमेटिकली एचयूएफ अकाउंट से बाहर हो जाए? हाँ हाँ, मतलब वो हिंदू ही नहीं रहा तो वो जो एचयूएफ है उसका हिस्सा ही नहीं रहेंगे, और वो अपने जितने भी हक है वो उनका निकल जाता है। पर एक बात मैं अनुराग कहना चाहूँगा कि एचयूएफ की प्रॉपर्टी में जो को पार्टनर का हक है और वो अगर कन्वर्ट हो जाता है दूसरे धर्म में तो एचयूएफ की प्रॉपर्टी में जो अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकता, परंतु अपने जो पेरेंट्स से जो हक है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हक है, वो इवन दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने के बाद भी क्लेम कर सकता है। बिल्कुल, पेरेंट का जो हक है वो बना रहेगा, उत्तराधिकारी का जो हक है वो बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए, आपने एचयूएफ से जुड़ी हुई जो बारीक बातें हैं हमारे दर्शकों को बताई, क्योंकि ये पेचीदा सब्जेक्ट होता है, इसमें कई सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या जो डेफिनेशंस हैं वो आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को समझाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया है बलवंत जी का। लेकिन जो ईटी नाउ स्वदेश में फिलहाल इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश।